हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास की महामैराथन क्लास। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और क्लास को सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी जो वीडियो हैं क्लासेज है आप तक पहुँच जाए। और ये क्लास आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी रहने वाली है और इन क्लास के माध्यम से आपके परीक्षा के अंदर 80 से 90% तक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से देखना है और अपने विद्यार्थियों अपने साथियों को भी शेयर करनी है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिख कर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न रहने वाला आपका कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लगभग 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी यानी भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस अवधि का इतिहास मुख्यतः दो भागों, एक तो प्रारंभिक मध्यकाल जो कि 800 से 1200 ईस्वी तथा उत्तर मध्यकाल जो कि 1200 से 1700 ईस्वी में विकसित हुआ, तथा लंबी अवधि की घटनाओं, शासकों, प्रशासनिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी हमें प्रकार से प्राप्त होती है। इन स्रोतों को मुख्यतः एक लिखित साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक भौतिक स्रोत में विभाजित करते हैं। यानी जो स्रोत होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है लिखित साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक भौतिक स्रोत। अब सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। कौन सा होता है साहित्यिक स्रोत? तो मध्यकालीन इतिहास हेतु साहित्यिक स्रोत सर्वाधिक विस्तृत और सबसे बड़ा और हमें जो ज्यादा जानकारी प्रदान करने वाला था, जिसके अंदर पहला आता है फारसी अरबी स्रोत। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी राजभाषा थी, अतः उस समय के इतिहास को समझने में फारसी अरबी ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। जिसके अंदर सबसे पहला आता है त्वारिख। त्वारिख यानी राजकीय वृत्तांत। फारसी इतिहासकार ने दरबारी आदेश पर राजवंशों का इतिहास लिखा, जिसके अंदर प्रमुख ग्रंथ था मिनहाज उज सिराज। मिनहाज उस सिराज की तबकात नासिरी गुलाम वंश का ये जो लिया गया स्रोत, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास के अंदर बुक से ये हमें जानकारी मिलती है। तबकात नासिरी गुलाम वंश का विश्वसनीय ग्रंथ जिसमें इल्तुतमिश, बलबन आदि का वर्णन मिलता है। अब देखो, एक तो त्वारिख नाम का एक राज के इतिहास का ग्रंथ है जो कि मिनहाज उस सिराज की कृति है, और इसके अंदर में क्या मिलता है? गुलाम वंश का जो विश्वसनीय ग्रंथ है एक तो, और इसके अंदर हमें इल्तुतमिश, बलबन आदि का हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। ये देखो, हमने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए जो नंबर दे रखे हैं वहां आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर जियाउद्दीन बर्नी की त्वारिख ए फिरोज शाही, खिलजी और तुगलक शासन का सटीक विश्लेषण, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता की रिहला, भारत यात्रा का विवरण, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय का सामाजिक जीवन। अमीर खुसरो की कृतियां जिसके अंदर खजाइन उल फतू, तुगलकनामा, आईने सिकंदरी आदि सल्तनत कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन देती है। फरिश्ता की तारीख ए फरिश्ता, फरिश्ता की कौन सी करती है? तारीख ए फरिश्ता दक्कन के मुस्लिम राज्यों का विस्तृत इतिहास हमें मिलता है। फिर बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य। तो मुगल कालीन साहित्य के अंदर आपको विद्यार्थियों याद होना चाहिए कि मुगल कालीन इतिहास अत्यंत व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया है। अकबरनामा व आईने अकबरी अबुल फजल की, जिसके अंदर प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, कला, संस्कृति, सेना, धर्म, नीति सबका विस्तृत विवरण मिलता है। तुजू के बाबरी बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा, सरल भाषा, ईमानदार वर्णन और भौगोलिक और सैन्य विवरणों से भरपूर हमें जानकारी मिलती है। तुजू के जहांगीर, जिसके अंदर जहांगीर की आत्मकथा, नीतियां, प्रकृति प्रेम, न्याय सुधारों को उल्लेख मिलता है। बंदायूनी की मुंदखब उत तवारिख, अकबर के शासन का आलोचनात्मक दृष्टिकोण मिलता है। क्या मिलता है? अकबर के शासन का आलोचनात्मक, जो उसकी कमियों का जो दृष्टिकोण हमें मिलता है वहां के बंदायूनी की मिलता है। फिर इब्न हजर, नादिर उद्दीन, काफी खान आदि जैसे औरंगजेब तथा उत्तर मुगल काल की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। फिर आते हैं अपने संस्कृत, प्राकृत एवं क्षत्रिय साहित्य। इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए कि मध्यकाल में अनेक संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं में इतिहास परक साहित्य रचा गया। क्या रचा गया? इतिहास परक साहित्य रचा गया। सबसे पहला आता है संस्कृत ग्रंथ। इसके अंदर एक तो आपको कलण की राज तरंगिणी, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है? कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। मेघदूत, कुमार संभव आदि
जिसके अंदर हमें सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पर अप्रत्यक्ष प्रकाश मिलता है। विजयनगर और दक्षिण जो भारतीय राज्यों के संस्कृत लेख भी प्रशासन एवं दान पर जानकारी प्रदान करते हैं। फिर आता है क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, तो इसके अंदर आपको मराठी खबरें जैसे शिवाजी, पेशवा, मराठा इतिहास का जो आधार है वे हमें क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर हमें प्रस्तुत मिलते हैं। फिर राजस्थानी ग्रंथ जिसके अंदर ख्यातें जैसे मुणुत नरसी की ख्यात या दयालदास की ख्यात, ये जो होती है बातें होती है, वार्तालाप, वर्ण है, डिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, राजपूत राज्यों के युद्ध, वंशावली, वीरता, जैसे आप दुर्गादास देखोगे या मान लो दयालदास है, कृपाल सिंह खेतिया है या कोई भी किसी की नैन श्री ख्यात है, ये सब आप राजस्थानी ग्रंथ के अंदर आप विस्तार से देख सकते हैं। तमिल, कन्नड़, तेलुगु साहित्य, स्थानीय राजवंशों, समाज एवं संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब व अन्य सिख धर्म, सिख आंदोलन, सामाजिक सुधार और मुगल सिख यौवनोन्मुख संबंधों की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। फिर आता है तीसरा, यात्रा व्रत और विदेशी विवरण। तो विदेशी यात्रियों ने भारत की प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष वर्णन किया। इसके अंदर पहला आता है अरबी फारसी यात्री, तो अल बरूनी किताब उल हिंद भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, गणित का सबसे वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। अल बरूनी के अंदर हमें क्या वर्णन मिलता है, तो किताब उल हिंद भारतीय जो समाज है उसके धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, चाहे आप आर्यभट्ट की बात करो या कोई प्रकार की विज्ञान के दृष्टिकोण की शैली, चिकित्सा, गणित का सबका जो ज्ञान है वो हमें अल बरूनी के किताब उल हिंद में मिलता है। इब्न बतूता जो कि तुगलक काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत चित्रण हमें प्रस्तुत करवाता है, वो होता है इब्न बतूता। फिर आता है यूरोपीय यात्री मुगल काल। यूरोपीय यात्री मुगल काल, तो फ्रांसीसी बर्नियर, औरंगजेब शासन, भूमि राजस्व व्यवस्था, किसानों की दशा, ये हमें यहां से मिलती है। फिर है टेवनरियन, व्यापार, आभूषण, बाजार व्यवस्था। फिर आता है मनुची, तो स्टोरिया दो मोगोर में दरबार की राजनीति और सामाजिक जीवन हमें विस्तार से दर्शाते हैं। निकोलो कांटो, वास्को डी गामा, मेगास्थनीज के बाद मध्यकालीन भारत का पूरा मूल्यांकन विवरण हमें प्रस्तुत करवाते हैं। इन यात्रियों के वर्णन घटनाओं की बाहरी दृष्टिकोण देते हैं, इसलिए ये अपेक्षाकृत निष्पक्ष माने जाते हैं। फिर आता है पुरातात्विक व भौतिक स्रोत, तो पुरातात्विक व भौतिक स्रोत के अंदर आपको लिखित स्रोतों के साथ साथ भौतिक अवशेष भी मध्यकाल की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है अभिलेख व शिलालेख। तो अभिलेख और शिलालेख के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यद्यपि मध्यकाल में अभिलेखों का प्रयोग कम हुआ, फिर भी कई राजवंशों ने तांबे की पट्टिकाओं, शिलालेखों और मंदिरों अभिलेखों का उपयोग किया था, आपको यह पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं होयसला, चोल, यादव, काकतीय राज्यों के ताम्रपत्र प्रशासन, कर संरचना, राजस्व व्यवस्था और दान संबंधी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं सिक्के, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेजेमेटिक स्रोत। क्या बोलते हैं, न्यूमेजेमेटिक स्रोत। सिक्कों से क्या मिलता है, तो सिक्कों से आपको यह पता होना चाहिए, एक तो शासकों की उपलब्धियां मिलती है, आर्थिक स्थिति मिलती है, व्यापारिक गतिविधि मिलती है, धार्मिक नीति, मुद्रण प्रौद्योगिकी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सिक्कों से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, तो शासकों की उपलब्धियां, आर्थिक स्थिति, व्यापारिक गतिविधि, धार्मिक नीति, मुद्रण या खिलजी वंश के खिलजी काल के तंका, जिताल, मुगल सोने चांदी के मोहर अत्यंत विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। फिर आपको बताने वाला हूं स्थापत्य कला और वास्तुकला। क्या होती है स्थापत्य कला, वास्तुकला, तो मध्यकालीन स्थापत्य कला उस समय के समाज, धर्म, तकनीक और सांस्कृतिक आदर्शों का सजीव प्रमाण है। पहला आता है सल्तनत कालीन वास्तुकला, तो कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन का दरवाजा, तुगलक खिलजी काल की वास्तुकला दिखाते हैं, और दिल्ली, जौनपुर, गुलबर्गा आदि की मस्जिदें स्थानीय शैली व इस्लामी शैली का मिश्रण दर्शाती है। दोबारा देखिए, दिल्ली, जौनपुर, गुलबर्गा आदि की जो मस्जिदें स्थानीय शैली व इस्लामी शैली का मिश्रण दर्शाती है। क्या दर्शाती है, इस्लामी शैली का। फिर आता है मुगल कालीन वास्तुकला, तो इसके अंदर आपको फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, शीश महल, दीवाने खास काल कला स्थापत्य व चरम अभिव्यक्ति हमें प्रस्तुत होती है। यहाँ से इस कला, शिल्प, अर्थव्यवस्था, सामग्री, श्रम व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हमें पता चलता है। फिर आता है मंदिर वास्तुकला, तो मंदिर वास्तुकला के अंदर विजयनगर, होयसला, चोल, काकतीय काल के विशाल मंदिर, जिसके अंदर गोड़ा, द्रविड़, बैसर शैली के प्रमाण में प्रस्तुत मिलते हैं। फिर आती है चित्रकला और लघु चित्र। पहला प्रश्न चल रहा है, ध्यान से देखें अच्छे से। चित्रकला, लघु चित्र, मुगल, राजपूत, पहाड़ी, दक्कनी लघु चित्र उस समय की है, जिसके अंदर वेशभूषा, संगीत, उत्सव, राजनीति, सैन्य परंपराओं आदि का दृश्य हमें प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आता है मुद्राएं, बगीचे, हथियार, औजार, किले।
तो किले, तोपें, तोपखाने, हथियार, मध्यकालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। मुगल उद्यान, जिसको चार बाग, उस समय की सांस्कृतिक सौंदर्य परंपरा व तकनीक का सजीव रूप मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड। तो विशेषकर मुगल काल में प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित था, जिससे ढेरों दस्तावेज इतिहास के स्रोत बने। दहेजनामा दहेजनामा, फरमान, निशान, मनसब, राजस्व विवरण, अकबरी नहर व्यवस्था, जागीर रिकॉर्ड, आलमगीरी दस्तावेज, इनसे आर्थिक नीतियों, कर व्यवस्था, सैन्य संगठन और भूमि प्रणाली की पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आता है नेक्स्ट लोक साहित्य और परंपराएं। तो लोक साहित्य, लोकगीत, लोककथाएं, चरण, भाट परंपरा, बड़वों की वंशावलियां और मध्यकालीन समाज के लोकमानस का चित्र प्रस्तुत करती है। हालांकि इनमें अतिशयोक्ति होती है, फिर भी ये सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। आप निष्कर्ष पढ़ लेना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के कारणों का विश्लेषण कीजिए। महमूद गजनवी से लेकर बख्तियार खिलजी तक के अभियानों का प्रभाव डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में तुर्की शक्ति का उदय मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणों में न केवल उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का बदला, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक ढांचे को भी प्रभावित किया। तुर्कों के भारत में राज्य स्थापित होने के पीछे कई गहरे ऐतिहासिक कारण थे, जिनका विश्लेषण निम्न कर देखने को मिलता है। भारत में तुर्की राज्य स्थापना के कारण सबसे पहला पॉइंट आता है उत्तर भारत की राजनीतिक विखंडन। तो गुर्जर, प्रत्यार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्यों के पतन के बाद उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। राजपूतों के आपसी संघर्ष और शक्ति प्रतिस्पर्धा ने तुर्कों को आक्रमण का अनुकूल अवसर प्रदान किया। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय सत्ता का अभाव होना। तो इसके अंदर एक तो कोई भी शक्तिशाली राजा ऐसा नहीं था जो कि सीमाओं की रक्षा को सुनिश्चित कर सके, और राजपूत राज्यों ने क्या कर दिया, सैन्य संगठन भी अपेक्षाकृत कमजोर होने लगा। तीसरा आया इसके अंदर तुर्कों का सैन्य कौशल, जिसके अंदर तुर्क है घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, तेज गति वाले घोड़ों के उपयोग में माहिर थे, और उसकी सेना अनुशासन, गति और रणनीति में भारतीय राजाओं से अधिक सक्षम मानी जाती। चौथा क्या था, धार्मिक प्रेरणा, यानी तुर्क जो सुल्तान थे उसको इस्लाम के प्रचार की धार्मिक प्रेरणा मिलती थी। जैसे गजनबी है, गोरी है, उसके अभियानों को जिहाद का रूप देते। वो बोलते कि आपसे कुछ भी करो, युद्ध लड़ो, आपको जिहाद प्राप्त होगी। आप अगर देश के लिए, अपने धर्म के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, धर्म जिहाद प्राप्त होगी। ये लालसा देकर उनको क्या करवाते थे, धार्मिक प्रेरणा देते। पांचवा पॉइंट आता है आर्थिक लालसा। तो आर्थिक लालसा कैसे, कि भारत की जो अपार संपत्ति है, जैसे मंदिरों की है, चाहे धन है एकत्रित किया हुआ है, या कोई भी प्रकार का स्वर्णिम है, तो भारत की जो अपार संपत्ति होती है, संग्रहित धन होता है, उसको तुर्क का अपना आकर्षण मानते। जैसे गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ जो गुजरात का मंदिर था उसको लूटा था, और अमीरों को भी लूटा था। जैसे वहां के जो गुजरात के 60 साहूकार अमीर जो लोग होते, और वहां जो आसपास के जो सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ का था उसको लूट कर ले गया था वो। छठा पॉइंट है उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा में ढील होना। समय के साथ लाहौर, मुल्तान जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण कमजोर हुआ, जिससे तुर्क आसानी से प्रवेश कर सके। सातवां पॉइंट आया था आंतरिक सामाजिक कमजोरी। इसके अंदर ब्राह्मणवाद, जातिगत विभाजन, जन सामान्य की भागीदारी का अभाव भी विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध एकता को कमजोर करता था। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है महमूद गजनवी से लेकर बख्तियार खिलजी तक के अभियान। सबसे पहले बात करेंगे महमूद खिलजी, यानी 1000 से लेकर 1027 तक के जो अभियान है, जिसके अंदर अभियान की संख्या, तो गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको देखें। तो गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था, 17 बार किया था। मुख्य अभियान मुल्तान, बठिंडा, थानेसर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ। जगहों के नाम याद करना, मुल्तान, बठिंडा, थानेसर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ। इसका उद्देश्य क्या था, तो जाहिर सी बात है उद्देश्य आपको पता है, ये तो संपत्ति प्राप्ति है, राजनीतिक प्रतिष्ठा है, धार्मिक जिहाद की नीति है, और मध्य एशिया में गजनी साम्राज्य को सुदृढ़ स्थापित करना था। फिर इसका प्रभाव क्या था, तो प्रभाव क्या, सबसे पहला था एक तो आर्थिक प्रभाव। बस 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, आप याद करके जाना, चाहे कोई भी प्रभाव आ जाए, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो भारत की विशाल संपत्ति लूटकर वह विश्व का सबसे धनी शासक बनना चाहता था, और सोमनाथ मंदिर की लूट विशेष रूप से प्रसिद्ध मानी गई। दूसरा आता है राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव, उत्तर भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी उजागर हुई और राजपूत राज्यों में भय उत्पन्न हुआ। तीसरा, लाहौर और पंजाब क्षेत्र पर तुर्क प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित हुआ। तीसरा पॉइंट था सांस्कृतिक प्रभाव, जिसके अंदर आपको क्या देखना है कि गजनी के साथ आए विद्वानों, उदाहरणतः अलबरूनी ने भारत पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, संस्कृति के बारे में हमें विश्व तक जहां पहुंचा। और तुर्की राज्य स्थापना की जानकारी, जिसके अंदर भले ही स्थायी शासन स्थापित न हुआ, परंतु आक्रमणों ने आगे के तुर्क आक्रमणों के लिए भूमि दान
तैयार कर दी थी। दूसरा शासक आता है मोहम्मद गोरी, जो कि 1175 से लेकर 1206 तक के अभियान हमें देखने को मिलते हैं। कारण क्या था? कारण बस यही है, गजनी साम्राज्य के पतन के बाद जो गौर साम्राज्य उसको भारत में संपन्न करना और सुरक्षा का क्षेत्र प्रदान करना, जिसके अंदर हमें प्रमुख युद्धों के बारे में ध्यान रखना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191, जो कि पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है ये। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 और गोरी ने विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? हार जाते हैं। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में और जयचंद की हार हो जाती है। जैसे ग्वालियर, कालिंजर, अजंता आदि का भी अधिकार इसने कर लिया था। तीसरा इसका प्रभाव देखें तो प्रभाव, मोहम्मद गोरी तुर्को राज्य का वास्तविक स्थापना करता है। गोरी ने भारत पर स्थायी शासन स्थापित करने का निश्चय किया। अपने विश्वसनीय दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का शासन सौंपा और यहीं आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का आधार बनता है। क्या करता है ये? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर आता है राजपूत शक्ति का पतन होना। तो तराइन और चंदावर की हार के बाद राजपूतों का उत्तर भारत में क्या हो गया? प्रभुत्व घट गया पूरी तरह से, वहां से क्या हो गया? हट गया पूरा। और फिर क्या किसका आ गया? ये तुर्कों का साम्राज्य आ गया था। फिर आता है राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत होना। तो इसके अंदर आपको गौरों के अभियान से उत्तर भारत में केंद्रीय शक्ति क्या होती है? मजबूत देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1200 तक तो ये ऐबक तुर्की दास था, पर यही भारत में स्थायी तुर्की शासन का प्रत्यक्ष संस्थापक माना जाता है। उसके कार्य क्या है? तो कार्य को अगर देखें, दिल्ली और लाहौर को प्रशासनिक केंद्र बनाना, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाना, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने की नीति लागू करना और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की शुरुआत करना। बख्तियार खिलजी का अभियान तो 1204 से लेकर 1206 तक, इसके अंदर बिहार पर आक्रमण, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी विश्वविद्यालय या बौद्ध विद्या केंद्र हो गए। बंगाल का विजय अभियान, चाहे लखनऊ घोड़ पर अधिकार है, चाहे बंगाल में तुर्की शासन की शुरुआत करो। प्रभाव अगर देखें तो बौद्ध धर्म को भारी क्षति इसने नुकसान पहुंचाया था। चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला हो जाए, चाहे शिक्षा स्थल कोई भी प्रकार का है, चाहे बौद्ध पतन है, सबको नष्ट कर दिया था इसने। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, बिहार और बंगाल में तुर्कों की शक्ति स्थायी रूप से स्थापित हो गई। फिर आता है सांस्कृतिक परिवर्तन, तुर्की अफगान प्रशासनिक व्यवस्था पूरी भारत में प्रवेश कर गई। फिर आता है समग्र प्रभाव, अगर इसके पूर्व मिलाकर प्रभाव देखें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होना, इन सभी अभियानों का अंतिम प्रमाण था भारत में तुर्की राज्य की स्थापना 1206, जिसने अगले 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया और भारत को लूटा ही नहीं बल्कि अपनी हर नस नस के अंदर इसने अपना क्या कर दिया था? साम्राज्य विस्तार कर दिया था। फिर आता है भारतीय राजनीति का रूपांतरण, तो विखंडित यानी टूटे हुए राजपूत राज्यों के स्थान पर एक संगठित केंद्रीकृत सैन्य शक्ति आधारित शासन का आगमन हुआ। और जिसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, इस्लाम का प्रसार, नई प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्थाएं, फारसी भाषा, सैन्य तकनीक में परिवर्तन, जिसमें घुड़सवार सेना, धनुर्विद्या, तेज आक्रमण, किलाबंदी, ये सब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नियोजन तथा राजस्व प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक के शासकों ने एक सुदृढ़ और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक आर्थिक ढांचे की गहराई से प्रभावित किया। सल्तनत का शासन तुर्की इस्लामी परंपराओं तथा भारतीय परिस्थितियों का मिश्रित स्वरूप माना जाता है। इसकी प्रशासनिक, आर्थिक और राजस्व प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित देखने को मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। इसके अंदर पहला पॉइंट है केंद्रीकृत शासन प्रणाली। तो सल्तनत में सत्ता का सर्वोच्च केंद्र सुल्तान था और सुल्तान सैन्य, न्याय, प्रशासन और चित्त सभी विभागों का अंतिम प्रमुख माना जाता, जिसके अंदर इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने विकेंद्रीकरण का सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया। अब आती है सुल्तान की शक्तियां। तो कार्यपालिका प्रमुख होता है तो और सर्वोच्च सेनापति होता है, न्यायाधीश काजी काजात की नियुक्ति करता है, सिक्का जारी करने का अधिकार भी इल्तुतमिश ने तंका जितल प्रणाली चलाई थी। बस छोटा वाला प्रश्न यहां से देख लेना, निकल सकता है, आ सकता है। इल्तुतमिश ने तंका जितल प्रणाली नामक सिक्का चलाया था या तंका प्रणाली चलाई थी। फिर आता है दीवान प्रणाली। तो दीवान प्रणाली के अंदर केंद्रीय प्रशासन में कई महत्वपूर्ण विभाग बनाए गए, जिसके अंदर दीवान वजीर जो कि वित्त एवं राजस्व विभाग का प्रमुख होता। कौन होता? दीवान वजीर। फिर आता दीवान अर्ज। कौन होता? दीवान अर्ज जो कि सेना का प्रमुख होता। अलाउद्दीन ने इसी विभाग के तहत दाग यानी घोड़े पर छाप एवं हुलिया प्रणाली लागू की थी। प्रश्न बहुत अच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद के तहत हुलिया प्रणाली लागू की थी? तो दीवान अर्ज के तहत।
दीवान रिसालत, धार्मिक एवं परोपकारी राज्यों का प्रमुख होना, दीवान इंसा, विदेशी व आंतरिक पत्राचार विभाग लागू करना। फिर आता है अपना प्रांतीय प्रशासन। तो साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें इक्ता कहा जाता। जिन्हें क्या कहा जाता? इक्ता। प्रांतीय को बांटा गया प्रांतों में, राज्यों में छोटे छोटे, तो जिसको क्या कहा गया था? इक्ता कहा गया था। इक्तादार प्रांत का प्रशासक और सैनिक सरदार होता था। उससे अपेक्षा की जाती कि वे क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का एक भाग सैनिक दल बनाए रखने पर खर्च करें, और स्थानीय स्तर पर सिकदार, मुक्की, पटवारी जैसी इकाइयां होती थी। फिर आता है पुलिस एवं न्याय व्यवस्था। तो कोतवाल नगर प्रशासन एवं पुलिस प्रमुख होता। काजी न्यायालयों के माध्यम से इस्लामी कानून का पालन करते। गांवों में पंचायत जैसी भारतीय संस्थाएं न्याय में सहायक बनी रहती। फिर आता है आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीकृत आर्थिक नियंत्रण। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आर्थिक नियोजन सर्वाधिक प्रभावी रूप से दिखाई देता। बाहर बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, खाद्यान्न भंडार के उपाय किए गए। मूल्य नियंत्रण नीति, जिसके अंदर अलाउद्दीन के दिल्ली में अनाज, वस्त्र, घोड़े, दास, पशु आदि सभी बाजारों के नियम, नियत मूल्य तय किए गए, जिसके अंदर बाजारों पर मुहतसिबे, सहना, मंडी की कड़ी निगरानी रहती। इससे सैनिकों और सेना को आवश्यक वस्तुएं सस्ती मिल सकी। फिर है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। तो तुर्कों ने सुरक्षित सड़कों और सरायों का निर्माण करवाया। आंतरिक बाहरी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अरब, मध्य एशिया, फारस के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए। मुद्रा प्रणाली का विकास किया, जैसे इल्तुतमिश ने टंका, चांदी, जितल, तांबा जारी किए। बाद के सुल्तानों ने मुद्रा का व्यापार विस्तार से उपयोग किया। फिर आता है राजस्व प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं। तो भूमि राजस्व प्रमुख आय का स्रोत, जो कि 80 से 90% हिस्सा कृषि से आता। भूमि मापन और कर निर्धारण। अलाउ खिलजी ने दोआब क्षेत्र में भूमि पट्टी आधारित पर निर्धारण किया। भूमि की उपज के आधार पर आधा यानी 50% तक निर्धारित किया गया। ये भारत के इतिहास में सबसे कठोर किंतु संगठित राजस्व सुधारों में से एक माना जाता है। फिर आता है करों के प्रकार। टैक्स, पहला है खराज, भूमि कर। दूसरा उस्र, जो कि सिंचित भूमि पर इस्लामी कर। तीसरा जजिया, जो कि गैर मुस्लिम प्रजा पर सुरक्षा कर होता। चौथा गैर कानूनी लगान कर, जो कि रोक। खिलजी और तुगलकों ने इसे अवैध करों को समाप्त कराया था। फिर है इक्ता प्रणाली का वित्तीय पक्ष। इक्तादार को राजस्व संग्रह का इकदार अधिकार दिया जाता था। फिर आता है वे बाजार नियंत्रण से राजस्व सुरक्षा। तो अलाउद्दीन ने यह सुरक्षा सुनिश्चित किया कि व्यापारी कर चोरी न करे। मंडियों से गुप्त एजेंट नियुक्त किए गए थे। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली अपनी केंद्रीय कर संरचना, मजबूत निगरानी, कठोर आर्थिक नियंत्रण और सुचारू राजस्व व्यवस्था के कारण अत्यंत प्रभावशाली रही। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक आधार स्थापित किए। बलबन ने अनुशासन व केंद्रीकरण को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन ने आर्थिक और सैन्य सुधार किए। तुगलकों ने प्रशासन को आगे बढ़ाया। सभी विशेषताओं ने मध्यकालीन भारतीय राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप दिया और आगे चलकर मुगल प्रशासन की सल्तनत की अनेक परंपराओं को अपनाता रहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। तो इल्तुतमिश का शासन, उसकी प्रशासनिक नीतियां तथा उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के बाद जब सल्तनत अस्त व्यस्त हो गई, तब इल्तुतमिश ने न केवल अपने राज्य को संभाला बल्कि उसे एक सुदृढ़ राजनीतिक इकाई में परिवर्तित किया था। उसके शासनकाल को स्थिरता, संगठन, प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। फिर आता है इल्तुतमिश का शासन, स्थितियां और चुनौतियां। तो इल्तुतमिश की गदिनमस्ती नसीनी का दौर कई तरह की चुनौतियों से भरा जाता है। पहला, आंतरिक विद्रोह, जैसे कि लाहौर बंदायूं के अमीरों का विरोध होना। मंगोलों का बाहरी खतरा, जिसके अंदर चंगेज खान मध्य एशिया पर आक्रमण कर चुका था। तीसरा, प्रतिद्वंदी तुर्क सरदार जो स्वयं को सत्ता का अधिकारी मानते थे। फिर हिंदू राजपूत राज्यों का प्रतिरोध, विशेषकर मेवाड़ और बंगाल में। इन स्थितियों में इल्तुतमिश ने धैर्य, दृढ़ता और सैन्य कौशल के साथ शासन को सुरक्षित किया था। फिर आता है प्रशासनिक नीतियां। तो इल्तुतमिश की प्रशासनिक नीतियां दिल्ली सल्तनत की नींव बड़ी। उसके शासन को कई स्तरों पर संगठित किया, जिसके अंदर केंद्रीय प्रशासन यानी सुल्तान सर्वोच्च अधिकार होता। तुर्क परंपरा में सुल्तान को पूर्ण सत्ता प्राप्ति। इल्तुतमिश ने इस सिद्धांत को और स्पष्ट किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। नायब मुल्क की नियुक्ति, कुछ समय तक वजीर की शक्ति बढ़ाने के बजाय उसके नायब पद को महत्व दिया। वजीर, दीवान रियासत, दीवान इंसा जैसे विभागों को व्यवस्थित किया गया था। फिर
दूसरा आता है प्रांतीय प्रशासन, यानी इल्तुतमिश ने प्रांतों पर नियंत्रण मजबूत किया, एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिसमें प्रांतों को एकता और प्रशासक को इक्तादार कहा जाता। इक्तादार सैनिक को वेतन देने, व्यवस्था बनाए रखने और कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता। उसने पुराने इक्तादारों को हटाकर अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया। तीसरा क्या आता है, सैन्य संगठन, यानी चियलगानी 40 नामक दास अधिकारियों के उच्च वर्ग का निर्माण उसने किया था। ठीक है, फिर ताकि एक वफादार प्रशासनिक सैन्य ढांचा तैयार हो सके। सेना के राजस्व भुगतान और नियंत्रण को व्यवस्थित करने के लिए नामचा और वक्त रोजनामचा की व्यवस्था मजबूत की थी। फिर आता है राजस्व नीति। तो इसके अंदर राजस्व नीति के अंदर इल्तुतमिश का राजस्व ऐबक की तुलना में अधिक व्यवस्थित था, जिसके अंदर भूमि कर, चराई कर, व्यापार कर आदि की नियमित वसूली निश्चित होती। उसने सिक्का नीति में भी बड़ा सुधार किया था, जिसके अंदर टंका चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का चलन में लाकर इकसार मुद्रा प्रणाली स्थापित की थी। फिर आता है अपने धार्मिक नीति। इसके अंदर धार्मिक नीति को अगर देखें तो इल्तुतमिश एक कट्टर नहीं था। क्या नहीं था? एक कट्टर कोई प्रकार के धर्म का पक्षधर नहीं था। उसने धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहारिक रूप दिखा, यानी किसी धर्म के प्रति सश्रम या अपने कोई धर्म को विशेष नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मैं कट्टर इस्लाम हूं या कट्टर मुस्लिम हूं, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू जमींदारों के साथ भी सहयोग से रहा। सूफी संतों, विशेषकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सम्मान करते थे। विद्रोही या राजनीतिक विद्रोह के विरुद्ध कठोरता दिखाई गई, किंतु धार्मिक आधार पर हिंसा कभी भी नहीं की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। फिर आता है आंतरिक और बाहरी नीति। तो सबसे पहले आंतरिक नीति देखें, उसने दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को स्थिर करते हुए अपने विभिन्न सरदारों, अमीरों को नियंत्रित किया। विद्रोही गवर्नरों जैसे अरमलिक, अल्पमस और बंगाल के शासकों को दबाकर राज्य को एकजुट किया था। दूसरा बाहरी नीति, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मंगोलों से सफलतापूर्वक बचाव। 1221 में चंगेज खान भारत की सीमा तक आ पहुंचा, लेकिन इल्तुतमिशों ने समझदारी दिखाते हुए जलालुद्दीन मंगरबनी को खुला समर्थन न देकर मंगोल टकराव से स्वयं को बचाया था। उसने राजपूतों को पराजित कर अनेक क्षेत्रों पर कब्जा किया, जैसे रणथंबोर, ग्वालियर और अजमेर। उसने विनियोजित क्षेत्रों पर क्या कर दिया? कब्जा किया था। फिर आता है 5 पॉइंट उसकी प्रमुख उपलब्धियां। तो पहली उपलब्धि है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है ये। हालांकि सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, परंतु उसे संगठित रूप देना, सीमाओं का विस्तार करना, प्रशासनिक तंत्र बनाना, ये सब इल्तुतमिश की उपलब्धियां मानी जाती है। फिर आता है सिक्का प्रणाली का विकास करना। तो उसने बनाया चांदी का टंका और तांबे का जीतर आने वाली सभी सल्तनत को आर्थिक रीढ़ बने। भारत में एक समान मुद्रा का पहला प्रभावी प्रयोग इसी के शासन में हुआ था। फिर तीसरा क्या? एकता प्रथा का स्त्रीकरण। उसने एकता प्रणाली का विस्तार करके प्रांतीय प्रशासन को प्रभावी बना, जिससे प्रशासनिक ढांचा क्या हुआ? और मजबूत हो गया। फिर चौथा क्या है? चियलगामी का गठन करना, दास अधिकारियों के शक्तिशाली और विश्वसनीय समूह की स्थापना। आगे चलकर ये समूह कभी कभी समस्या भी बना, किंतु शुरुआत में इसने क्या किया था? प्रशासन को स्थिरता दी थी। फिर 5वां पॉइंट है मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा करना। उसकी कूटनीति के कारण भारत प्रत्यक्ष मंगोल आक्रमण से बच गया और ये मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। 6वां पॉइंट है वास्तुकला में योगदान। तो कुतुब मीनार का तीसरा भाग उसने बनवाया। कुतुब मीनार का तीसरा भाग इसने बनाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली को एक संगठित नगर के रूप में विकसित किया। और 7वां पॉइंट है उत्तराधिकारी का चयन करना, जिसके अंदर इल्तुतमिश ने अपनी प्रतिभाशाली पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी चुना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश ने अपनी प्रतिभाशाली पुत्री जिसका नाम था रजिया सुल्तान, एक महिला को उत्तराधिकारी चुना। और एक अत्यंत दूरदर्शी निर्णय, ये उसकी प्रशासनिक तटस्थता, योग्यता आधारित दृष्टिकोण का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। 6वां पॉइंट क्या था? इल्तुतमिश का मूल्यांकन। सकारात्मक पक्ष और एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव पक्ष आएगा। थॉट, उसने दिल्ली सल्तनत को अनिश्चितता और अराजकता से निकालकर स्थिरता प्रदान की। राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीति के रूप में अत्यंत सफल रहा। सैन्य संगठन, एकता प्रणाली, मुद्रा प्रणाली आदि उसके शासन की स्थायी उपलब्धियां मानी जाती है। 4वां पॉइंट, राजपूतों और अन्य प्रतिद्वंदियों को नियंत्रित कर शासन का दायरा बढ़ाया। और उसने एक ऐसी प्रशासनिक परंपरा स्थापित की जिस पर आगे की सल्तनतें क्या रही? टिकी रही थी। फिर उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो चियलगामी जैसे विशेषकर कुछ प्राप्त वर्ग ने आगे चलकर सल्तनत की राजनीति को अस्थिर कर दिया। यद्यपि उसकी नीतियां मजबूत थी, फिर भी भारत में उसके शासन की सीमाएं स्पष्ट थी। कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हमें देखने को मिलता है। ये था चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 5वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य
आर्थिक और बाजार नीति का विस्तृत विवरण कीजिए, अध्ययन कीजिए। बहुत अच्छा आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप कंजूसी बहुत करते हैं। आप ना तो क्लास को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। आप इतना सा नहीं बता सकते कि सर क्लास कैसी है, या हमें इसके बारे में थोड़ा और सुधार करना चाहिए, या कमेंट के माध्यम से या शेयर के माध्यम से। अगर आप थोड़ा एक दो दोस्तों को भी, अगर एक विद्यार्थी शेयर करता है तो हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच जाएगी, जिससे हर बच्चों की क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। और मदद, मेरा प्रयास यही रहता है कि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अब मेरे द्वारा जो भी मदद होती है या पीडीएफ आपके लिए कंटेंट तैयार करके आप तक पहुंचाऊं जो कि आपके लिए उपलब्ध हो सके। बस आपको कुछ ऐसी चीजें होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के या कोई प्रकार के एग्जाम होते हैं उसके अंदर आप बैक आ जाती है या फेल आ जाते हैं, तो बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई पैसे लगाकर फिर वो दोबारा सप्लीमेंट्री फॉर्म भरते हैं या कुछ भरते हैं, जिससे उनका नुकसान नहीं हो और अच्छा कंटेंट तैयार मिले उनको, चाहे पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो क्लास के माध्यम से आप उनको पहुंचाए। बस आप थोड़ा सपोर्ट करें ताकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर, मैंने आपको भरसक प्रयास के द्वारा क्लासें उपलब्ध करवाई और मेरा यही प्रयास है कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी जैसा सेकेंड सेमेस्टर के मेरा परिणाम रहा था 80 से 90% हर क्लास के अंदर आता, वही थर्ड सेमेस्टर के अंदर आएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और विद्यार्थियों को शेयर करें और इसी नाम पर लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संगठनकर्ता सुल्तान माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में ऐसी व्यापक सैन्य, आर्थिक, प्रशासनिक तथा बाजार संबंधी नीतियां लागू की जिनका मुख्य उद्देश्य था मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना, राजकोष को मजबूत बनाना, केंद्रीकरण को सुनिश्चित करना तथा जनता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। उसकी नीतियां कठोर अवश्य थी परंतु व्यवहारिक और परिणामदायक सिद्ध हुई। फिर आती है सैन्य नीति। सबसे पहले आती है सैन्य नीति। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य नीति उसकी शक्ति का प्रमुख आधार थी। उसने सेना के संगठन, प्रशिक्षण, वेतन और नियंत्रण में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसके अंदर पहला आता है दाग एवं हुलिया प्रणाली। दाग एवं हुलिया प्रणाली, घोड़ों पर गर्म लोहे से दाग लगाया जाता ताकि घोड़ा धोखाधड़ी न हो। सैनिकों का हुलिया व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र तैयार होता। यह प्रणाली सेना में अनुशासन बढ़ाने का अत्यंत प्रभावी उपाय होती। दूसरा है उच्च वेतन प्रणाली समाप्त कर नियमित वेतन लागू करना। खिलजी ने पहले सैनिक उनसे वेतन की मांग करते और सरदार अपनी शर्तों पर चलते। उसने नगद नियत वेतन देते किया जिससे चारा नहीं कहा गया और इसने सैन्य व्यय पर नियंत्रण हुआ जिससे सैनिकों पर मुल्क सुल्तान की पकड़ मजबूत हो गई। फिर आता है विशाल स्थायी सेना का गठन करना, यानी मंगोल आक्रमणों से निपटने हेतु सुल्तान ने लगभग 4 से 5 लाख सैनिकों की स्थायी सेना खड़ी की थी। किसने? 4 से 5 लाख सैनिक खड़े किए, जिसके आधार पर दिल्ली के पास सीमा प्रेर बनाए। और फिर आता है मंगोलों के विरुद्ध सफल प्रतिरोध, यानी 1299, 1305, 1306, 1308 में वे मंगोल आक्रमणों को असफल किया और इसे दिल्ली सल्तनत की स्थिरता प्राप्त मानी जाती है। फिर आता है सरदारों पर नियंत्रण। तो उसने अमीर उमराओं की शक्ति सीमित की, खुलेआम शराब, नशीली चीजों, ऐशो आराम के समान प्रतिबंध लगाया ताकि सरदार विद्रोह नहीं कर सके। परिणाम यही निकला कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार संगठित, अनुशासित और सबसे विशाल स्थायी सेना स्थापित हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट, आर्थिक नीति, इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक आर्थिक सुधार किए जिनका मुख्य उद्देश्य था राजस्व में यानी टैक्स में वृद्धि, शासन का केंद्रीकरण और सेना का निर्माण करना। सबसे पहला है भूमि राजस्व सुधार करना, यानी उसने रेत की आय का आधा 50% राजस्व के रूप में वसूल करने की नीति लागू की। यह कठोर अवश्य था परंतु उससे राज्य खजाना अत्यधिक समृद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट है भूमि मापन व्यवस्था। तो पूरे दोआब क्षेत्र में दल्ला कुशबख्शी को समाप्त कर भू सर्वेक्षण एवं मापन पर आधारित कर वसूली शुरू की। अधिकारियों को मनमानी रुकी और राज्य की आय बढ़ी। करों की विविधता, उसने कई प्रकार के कर वसूले जैसे खराज, भूमि कर, गैर खराज, पशु कर, घर कर, क्रय कर, हाउस टैक्स, सराग्रह, पशुचर, चौथ एवं सुल्तान का हिस्सा। इनके प्रावधानों से राजकोष अत्यंत मजबूत हुआ और अमीरों एवं उमराओं की आय सीमित करना, यानी ताकि वे विद्रोह नहीं कर सके, विलासिता पर प्रतिबंध लगाए। करों के रूप में क्रियान्वयन से शक्ति कमजोर हो गई। फिर आती है दोआब नीति। क्या होती है दोआब नीति? यानी दोआब, जो दो नदियों के क्षेत्र होते हैं, दोआब कहते हैं उसको। दोआब क्षेत्र से सर्वाधिक कर वसूला गया, यानी क्योंकि यहाँ मिट्टी क्या थी? उपजाऊ थी, कृषि अधिक होती थी, यहीं से राज्य की सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता। परिणाम, राज्य वित्तीय रूप से मजबूत हुआ, विशाल सेना को नियमित वेतन देने से आसानी हुई और सत्ता पूरी तरह से सुल्तान के हाथों में केंद्रीकृत हो गई थी। फिर आती है बाजार नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी नीति थी मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल और बाजार नियंत्रण, यानी मार्केट रेगुलेशन।
मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। इस नीति का उद्देश्य था सैनिकों को सस्ता अनाज मिले, सेना के वेतन को कम रखा जा सके, जनता में आर्थिक स्थिरता आ सके, और 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना होती है। इसके अंदर सबसे पहले आता है अन्न का बाजार, ग्रेन मार्केट, कपड़ा एवं घरेलू सामान का मार्केट, तीसरा घोड़े दास और पशु का बाजार, चौथा फलों सब्जियों लकड़ी घास व चारे का बाजार। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना होती है। अन्न का बाजार, कपड़ा एवं घरेलू सामान का बाजार, दास घोड़े पशुओं का बाजार, फल सब्जियों लकड़ी घास व चारे का बाजार। दूसरा पॉइंट है निश्चित मूल्य प्रणाली यानी फिक्स्ड प्राइस सिस्टम। फिक्स्ड प्राइस सिस्टम, अनाज कपड़ा घोड़े दास पशु आदि सबके फिक्स रेट कर दिए गए। अनाज ही व्यापारी तय मूल्य से अधिक नहीं ले सकते थे, ना बेच सकते, ना ले सकते, ना खरीद सकते। फिर आता है कड़ी निगरानी व्यवस्था यानी सेना या मंडी मार्केट सप्लीमेंट्री डेंट नियुक्त किया गया। जासूसों की एक विशेष टीम बनाई गई जो बाजारों की नियमित निगरानी करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए गोदाम प्रणाली। क्या आता है? गोदाम प्रणाली। इसके अंदर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि सुल्तान ने सरकारी गल्ला कोठार बनवाए। क्या बनाए? सरकारी गल्ला कोठार बनवाए। और अकाल के समय राजस्व स्वयं बाजार में उतारता ताकि महंगाई न बढ़ सके। फिर आता है 5वां पॉइंट आपके लिए व्यापारियों पर कठोर नियंत्रण यानी व्यापारियों को लाइसेंस जारी कर दिए, धोखाधड़ी पर कठोर दंड दिया जाता, कालाबाजारी जमाखोरी को क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। परिवहन प्रणाली पर नियंत्रण कर दिया जिससे माल ढोने वाले कारवा के लिए मानक किराया तय कर दिया। अनाज जमा करने की अनुमति सीमित कर दी गई और परिणाम यह निकला कि दिल्ली में महंगाई पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। सैनिकों को सस्ता अनाज मिल सका और उन्हें उच्च वेतन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जनता की महंगाई की मार से बच सका। अब आता है समग्र ओवरऑल जो इवोल्यूशन है इसका समग्र मूल्यांकन है। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वाकांक्षी कठोर लेकिन अत्यंत सक्षम शासक था। उसकी नीतियां आधुनिक प्रशासन नियंत्रण वित्तीय अनुशासन और सैन्य संगठन का प्रारंभिक रूप मानी जाती है। उसकी नीतियां सफल रही क्योंकि राज्य की सीमा सुरक्षित हो गई, राज को समृद्ध हुआ, बाजार स्थिर रहा, केंद्र में सुल्तान की शक्ति और बढ़ गई। क्या हुआ? और बढ़ गई। फिर उसकी आलोचनाएं तो उसकी नीतियां कठोर दमनकारी और जनता पर अत्यधिक कर बोझ डालने वाली थी। बाजार नीति व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को सर्वाधिक स्तर शक्तिशाली बनाया। इसलिए इतिहासकार उसे दिल्ली सेटलमेंट का सबसे महान शासक यानी दिल्ली का सबसे स्थिरता लाने वाला सबसे महान शासक मानते हैं। तो खिलजी को मानते हैं। किसको मानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जो कि इस प्रकार है। दिल्ली सल्तनत का 5वां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी मध्यकालीन भारत का सबसे विवादास्पद एवं विरोधाभासी शासक माना जाता है, जिसकी नीतियां महत्वाकांक्षी थी परंतु व्यवहारिकता की कमी के कारण सफल नहीं हो सकी। उसके शासन को विफल प्रयोगों का युग भी कहा जाता है। जिससे उसकी कुछ उपलब्धियां नीतियां आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं, जो कि पहली आती है दक्कन की राजधानी स्थानांतरण नीति कैपिटल ट्रांसफर पॉलिसी। तो इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी की देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य क्या था? तो एक तो दक्षिण भारत पर प्रभाव बढ़ाना, साम्राज्य को केंद्र से नियंत्रित करना, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा करना। इसका परिणाम यही निकला कि दिल्ली से दौलताबाद एक कठोर यात्रा में जनता का अत्यधिक कष्ट हुआ, प्रशासनिक तैयारी व व्यवस्था का अभाव देखने को मिला। फिर अंततः नीति विफल साबित हुई और राजनीति वापस दिल्ली लानी पड़ी। यह निर्णय शासक के अव्यवहारिक एवं जल्दबाजी वाले स्वभाव को दर्शाता है। फिर दूसरा आता है टोकन मुद्रा, टोकन करेंसी का प्रयोग करना। 1340 में उसने चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्कों को प्रचलन में लाकर कागजी मुद्रा जैसा प्रयोग किया। उद्देश्य खजाने को मजबूत करना, व्यापार में सुविधा बढ़ाना, सिल्वर की कमी को दूर करना। और परिणाम यही निकला कि जनता में निजी से रुपए नकली सिक्के डालने शुरू कर दिए और बाजार में नकली मुद्रा की भरमार से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार को भारी घाटा उठाना पड़ा और अंत में नीति वापस लेनी पड़ी। विफलता का कारण प्रशासनिक नियंत्रण और जन विश्वास का अभाव होना। फिर तीसरा करवर्दी टैक्सेशन इन डब। उसने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कृषि उपज का मूल्य बढ़ाने की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य यही था कि राजकोष की स्थिति सुधारना, साम्राज्य में वित्तीय स्थिरता लाना। लेकिन इसका परिणाम या आलोचना अगर देखने को मिले, अकाल एवं सूखे की स्थिति में कर वृद्धि से किसानों में असंतोष बढ़ा, जिससे विद्रोह हुए और राजस्व जो है कम होने की बजाय और घट गया था। फिर खुरासान अभियान
खुरासान अभियान के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्य एशिया के खुरासान क्षेत्र को जीतने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य इस प्रकार था कि यो साम्राज्य का विस्तार होगा, तुर्क सुल्तानों की प्रतिष्ठा बनेगी, लेकिन परिणाम कुछ और निकला। अभियानों की तैयारी के लिए विशाल सेना रखी गई, वेतन पर भारी खर्च कर दिया। अभियान शुरू होते ही हो ही नहीं सका, जिससे आर्थिक हानि और हो गई। फिर नीति अव्यवहारिक एवं दुर्वीरता के बिना भी इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो अभियान था इसका कराची अभियान। इसने सुल्तान हिमालय के कराचिल तिब्बत क्षेत्र में सेना भेजी और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिकूल जलवायु यानी उसके उल्टी, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, विपरीत जलवायु, भूगोल एवं स्थानीय विद्रोह के कारण लगभग पूरा दस्ता नष्ट हो गया। दस्ता यानी जो पूरा दल था। सैन्य तैयारी का अभाव स्पष्ट दिखा। यह अभियान उसकी सबसे बड़ी सैन्य विफलताओं में से एक माना जाता है। अगर कोई पूछ ले आपको कौन सा था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो हिमालय कराची अभियान हमें देखने को मिला था। फिर आता है सिंधु घाटी क्षेत्र में कृषि विस्तार एवं तुगलकाबाद सुधार। तो कुछ इतिहासकार उसकी कुछ नीतियों को सकारात्मक बताते हैं, जिसकी उपलब्धि हमें देखने को मिले। तो दीवान अमीर कोही की स्थापना कर कृषि सुधार और कृषि भूमि विस्तार का प्रयास करना, नहरें कुएं खुदवाए, किसानों को ऋण प्रदान किए, सैनिकों की भर्ती में सुधार करे, लेकिन प्रबंधन कमजोर था। इसका योजना पूरी सफल न हो सकी। फिर प्रशासनिक दृष्टि से अगर मूल्यांकन देखें तो वह बुद्धिमान, विद्वान और कल्पनाशील शासक था, परंतु व्यवहारिकता और धैर्य की कमी थी। उसके निर्णय त्वरित, भावनात्मक और अपरिपक्व थे। सलाहकारों से परामर्श कम लेता और प्रशासनिक ढांचा उसकी नीतियों के योजनाओं के अनुरूप संगठित देखने को मिलती थी। फिर आता है इसका समग्र आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां उसके व्यक्तित्व के दो विपरीत पक्षों को दिखाती है। एक और दूरदर्शी, सुधारक, महत्वाकांक्षी शासक, दूसरी ओर अव्यवहारिक, जल्दबाज और अव्यवस्थित प्रशासक वाला शासक इसको मानती है। उसकी नीतियों की प्रमुख कमजोरियां अगर देखें तो योजनाओं को असफल क्रियान्वित करना, जनता के हितों की उपेक्षा करना, प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी, आर्थिक प्रबंधन में विफलता, सैन्य अभियानों को गलत अनुमान देना। और कुछ इसके सकारात्मक पॉजिटिव थॉट भी मिलते हैं, जो कि प्रशासनिक सोच यानी वैज्ञानिक सोच और प्रयोगवादी मानसिकता को दर्शाते हैं। कृषि एवं प्रशासनिक सुधारों का प्रयास देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट इसके धार्मिक सहिष्णुता, जो कि देखने को मिलती है। निष्कर्ष यही है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विचारों से महान, क्रियान्वयन में दुर्बल और शासक था। उसकी नीतियां सिद्धांत रूप में अच्छी थी, परंतु व्यवहारिक आधार और संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश असफल हो गई। इसलिए इतिहासकार उसे ऐसे शासक के रूप में देखते हैं जिसने भारत में सुधारवादी शासन का प्रयास किया, परंतु उसकी असफल नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया था, या अर्थात खोखला कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत पर मुगल आक्रमण के कारणों और बाबर की विजय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत पर मुगल आक्रमण के कारण पहला है मध्य एशिया की राजनीतिक परिस्थितियां। तैमूर के बाद उसके वंशज परस्पर संघर्ष में उलझे थे। फरगना, समरकंद और काबुल जैसे क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखना कठिन हो गया। बाबर को स्थायी और सुरक्षित राज्य की आवश्यकता थी, इसलिए भारत की ओर ध्यान लगाया। फिर आता है आर्थिक आकर्षण। तो बाबर उस समय धन संपत्ति, उपजाऊ भूमि और व्यापारिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। काबुल की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए बाबर का भारत के लिए अधिक लाभकारी लक्ष्य माना था। राजनीतिक विघटन और आंतरिक कलह। तो दिल्ली सल्तनत के बाद भारत की लोधियों का शासन कमजोर हो गया था। लोधियों का शासक, जिसके अंदर सिकंदर लोधी या और भी शासक देखने को मिलते हैं। अफगान सरदारों में परस्पर असंतोष और बाहर जाट, राजपूत अफगान संघर्षों ने राजनीतिक एकता को कमजोर किया। इस विघटन ने बाबर को आक्रमण का अवसर दिया। इब्राहिम लोधी की अलोकप्रियता। इब्राहिम लोधी अपने सरदारों से कठोर व्यवहार करता था। अफगान सरदार, विशेषकर दौलत खान लोधी, आलम खान ने बाबर को भारत आक्रमण के लिए नियंत्रण दिया। राजपूत अफगान संघर्ष। तो राजपूत अफगान संघर्ष के अंदर देखें तो राणा सांगा उत्तर भारत में अपनी सत्ता विस्तार करना चाहते। ये भी बाबर को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बुलाने में अप्रत्यक्ष रूप से कारण बने। हालांकि बाद में संघर्ष हुआ। बाबर की महत्वाकांक्षा वे तैमूर परंपरा का गौरव इतिहास करना चाहता था। समरकंद की हानि के बाद वह भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा रखता था। फिर आते बाबर की विजय के कारण, या विशेषकर 1526 और 27 की विजयों में, जिसके अंदर श्रेष्ठ बंदूक, सैन्य तकनीक, तोपखाना और बंदूकों का प्रयोग करना। तो बाबर की सबसे बड़ी शक्ति उसका आधुनिक तोपखाना तुर्की उस्मानी शैली था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम के विशाल हाथी सेना तोपों की आवाज से भयभीत होकर अस्त व्यस्त हो गए। भारत में पहली बार तुर्की तुगलमगा और आरबा प्रणाली का प्रयोग हुआ था। दूसरा पॉइंट है बाबर की उत्कृष्ट सैनिक रणनीति। तुगलमगा गठनग सेना को दाएं बाएं पंखों से बांटकर घेराव करना,
आरबा युद्ध व्यवस्था, दो पहियों वाली गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर तोप खाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाना। बाबर एक कुशल घुड़सवार, धनुर्धर और व्यवहारिक सेनापति था। फिर आता तीसरा, विरोधियों की कमजोरी। इब्राहिम लोदी सेना विशाल थी और अनुशासनहीन। अनेक सरदार उसके प्रति निष्ठावान नहीं थे। कोई आधुनिक रणनीति या तोपखाना नहीं था। रणसंघ की अगर बात करें तो राजपूत वीरता के बावजूद सामरिक संगठन की कमी थी। विभिन्न राजपूत और अफगान गुटों में पूर्ण एकता नहीं थी। बाबर ने जिहाद की घोषणा कर सैनिकों में और उत्साह बढ़ा दिया था। फिर है बाबर का नेतृत्व और व्यक्तित्व। बाबर ने स्वयं अपनी सेना के साथ उग्र पंक्ति में लड़ाई लड़ी। उसने सैनिकों में धार्मिक उत्साह, अनुशासन और एकता पैदा की। उसका आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता, प्रेरणा स्रोत, नेतृत्व निर्णायक साबित हुआ था। स्थानीय समर्थन तो दौलत खां लोधी, आलम खां तथा अन्य असंतुष्ट अफगान सरदारों ने बाबर को समर्थन किया। युद्ध पूर्व सूचना, रसद और मार्गदर्शन बाबर को आसानी से उपलब्ध प्राप्त हुआ था। फिर जो नेक्स्ट आता है, निरंतरता और योजना। बाबर ने सिर्फ आक्रमण नहीं किया बल्कि भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। उसने पानीपत 1526, खानवा 1527, घाघरा 1529 तक लगातार सफलता प्राप्त की थी। निष्कर्ष यही निकला कि भारत पर मुगल आक्रमण एक और मध्य एशिया की राजनीतिक आर्थिक समस्याओं तथा बाबर की महत्वाकांक्षा का परिणाम रहा। वहीं दूसरी ओर भारत के आंतरिक विघटन, इब्राहिम लोदी की अलोकप्रियता और राजपूत अफगान संघर्षों ने उसे और आसान बना दिया। बाबर की विजय का मुख्य कारण उसकी आधुनिक सैन्य तकनीक, श्रेष्ठ रणनीति, अनुशासनित सेना तथा भारतीय शक्तियों की कमजोरियों का प्रभावी उपयोग था। यही कारण है कि वे 1526 से 1529 के बीच एक व्यापक मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित करने में सफल रहा था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर की धार्मिक नीति, सुलह कुल की प्रशासनिक व्यवस्था एवं मनसबदारी प्रणाली का विस्तृत अध्ययन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है अकबर का। अकबर की धार्मिक कुल या सुलह कुल की नीति, तो इसकी अगर बात करें तो अकबर 1556 से 1605 उसकी धार्मिक नीति उसके शासन की सबसे प्रगतिशील और उदार नीति मानी जाती है। उसने राजकीय स्तर पर धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता, उदारता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का वातावरण स्थापित किया। इस नीति को क्या कहते हैं? सुलह कुल की नीति। क्या कहते हैं? सुलह कुल की नीति। अब देखते हैं सुलह कुल का अर्थ क्या होता है। तो सुलह कुल का अर्थ होता है सभी के साथ शांति और सद्भाव। तो अकबर के अनुसार राज्य किसी एक धर्म का नहीं होता। राजा का कर्तव्य हर प्रजा का समान रूप से संरक्षण करना बताया जाता है। फिर आता है सुलह कुल की प्रमुख विशेषताएं, तो इसके अंदर आता है धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान दिया था। दूसरा, जजिया और तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन करना, यानी 1563 में तीर्थ कर और 1564 में जजिया समाप्त करके अकबर ने हिंदू प्रजा को राहत प्रदान की थी। फिर आता है इबादत खाना की स्थापना 1575 में। फतेहपुर सिकरी ने धर्म परिषद, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान विचार विमर्श करते, इससे अकबर की दृष्टि व्यापक हुई। फिर चौथा, दीन इलाही 1582, यानी अकबर ने विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक नैतिक आचार संहिता प्रस्तुत की, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, जिसका उद्देश्य कोई नया धर्म बनाना नहीं था बल्कि धार्मिक नैतिकता को बढ़ावा देना था। क्या था? धार्मिक नैतिकता को बढ़ावा देना। फिर आता है सामाजिक सुधार, जिसके अंदर सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन और गोवध पर प्रतिबंध, हिंदू भावनाओं को सम्मान, मंदिरों का निर्माण व संरक्षण। अकबर ने कई मंदिरों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण हिंदू परिवारों को उच्च पद दिए, जैसे राजा टोडरमल, बीरबल, मानसिंह। और सुलह कुल का प्रभाव हमें क्या देखने को मिला? तो इसके अंदर साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण, प्रशासन में प्रतिभाओं का समावेश, विशाल एवं स्थायी प्रशासन का साम्राज्य निर्माण, सांस्कृतिक समन्वय। और फिर आता है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर ने एक संगठित, केंद्रीकृत और शक्तिशाली प्रशासनिक प्रणाली विकसित की थी, जिसने मुगल शासन को स्थायित्व प्रदान किया था। फिर आता है केंद्रीय प्रशासन, जिसके अंदर आपको सम्राट देखने को मिलेगा। तो सम्राट सर्वोच्च अधिकारी होता, विधायिक, कार्यकारी, न्यायिक व सैन्य शक्तियां पर सम्राट में नीत होती। वजीर या दीवान, राज्य आय व्यय का प्रमुख। टोडरमल सबसे प्रमुख वजीर होते। मीर बख्शी सेना मनसबदारों की नियुक्ति और सैन्य मामलों का प्रमुख होता। सदर धार्मिक दान, मदरसा, जागीर आदि का प्रशासन होता। मुख्तसर ए मुल्क यानी मीर सामन दरबार, साहिबे, भंडार आदि का प्रबंधन यही करता था। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। इसके अंदर अकबर ने राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया। प्रमुख अधिकारी सूबेदार, राज्यपाल, प्रशासनिक मुख्य, दीवाने सूबे, राजस्व प्रमुख, बख्शी सैन्य नियंत्रण, काजी न्याय का होता, फौजदार सुरक्षा न्याय का होता था। फिर आता है राजस्व व्यवस्था, टोडरमल बंदोबस्त होता। राजस्व व्यवस्था के अंदर टोडरमल बंदोबस्त होता।
तो अकबर की राजस्व नीति अत्यंत उन्नत थी। इसकी विशेषताएं भूमि मापन, गज इलाही, भूमि वर्गीकरण, औसत उपज के आधार पर कर निर्धारण, कर की दर उपज का 1/3 होता, जहांगीरी पद्धति के रूप में प्रसिद्ध होती थी। फिर आती है न्याय व्यवस्था, सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता, शरीयत कानून के साथ साथ अकबर का जवाब उल वक्त भी कानून होता, अत्यंत कठोर न्याय व्यवस्था होती, स्थानीय न्यायालयों में काजी की नियुक्ति होती। अगर बात करें सैन्य व्यवस्था की तो बड़ी स्थायी सेना होती, रईसों की सेना को नियोजित करने की व्यवस्था होती, मनसबदारी प्रणाली से सैन्य संगठन को मजबूती मिली। फिर आता अकबर की मनसबदारी प्रणाली तो मनसब का अर्थ क्या होता है? मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। यह अधिकारिक स्थिति, वेतन, अधिकार तथा सैन्य दायित्व को दर्शाता है। मनसबदारी प्रणाली की विशेषताएं, जात और सवार। प्रत्येक मनसबदार के 2 दर्जे होते हैं। एक होता है जात जो व्यक्तिगत रैंक और वेतन होती है, सवार जो घुड़सवार सैनिकों की संख्या होती है। मनसब की श्रेणियां 10 होती है, न्यूनतम अधिकतम 7000 हो सकती है महानुभावों के लिए। दहबक्की यानी जांच प्रणाली, मनसब द्वारा प्रस्तुत घोड़ों और सैनिकों की जांच होती है, जिसे कहते हैं दहबक्की। क्या बोलते हैं? दहबक्की बोलते हैं। फिर आती है तनख्वाह प्रणाली, तो वेतन नगद या जागीर के रूप में होता, जागीर धारक केवल कर वसूलता, न्याय में हस्तक्षेप नहीं करता। फिर स्थानांतरण नीति, मनसबदारों का नियमित स्थानांतरण होता जिससे विद्रोह नहीं होते थे। मनसबदारी प्रणाली के लाभ, एक तो केंद्रीय सत्ता मजबूत होती, सैन्य संगठन में एक रूपता, भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासन में योग्य मनुष्यों का चयन होता, साम्राज्य का विस्तार आसान होता। कमजोरी क्या थी इसकी? कमजोरी यही थी कि जागीर संकट, वेतन वृद्धि से वित्तीय बोझ, औरंगजेब के समय अत्यधिक मनसबदारों की संख्या बढ़ने से अव्यवस्था हो गई थी। फिर बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो अकबर की धार्मिक नीति, सुलह कुल की और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी प्रणाली ने मुगल शासन को आधुनिक, सहिष्णु और व्यवस्थित और स्थिर रूप प्रदान किया। अकबर का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि उसने उसके धार्मिक सहिष्णुता, सुशासन, कुशल प्रशासन और सांस्कृतिक समन्वय के आधार पर मजबूत। अगला प्रश्न है, जहांगीर का शासन है उसकी कलात्मक उपलब्धियों का प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। उसके शासनकाल को प्रशासनिक स्थिरता, न्यायप्रियता तथा विशिष्ट कलात्मक उन्नति के लिए जाना जाता है। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था और वह कला, चित्रकला, प्रकृति एवं सौंदर्य बोध का अत्यंत प्रेमी था। अकबर द्वारा स्थापित स्थिति प्रशासनिक ढांचे को मजबूत यानी जहांगीर ने आगे बढ़ाया तथा मुगल संस्कृति को एक नया सौंदर्य आयाम प्रदान किया था। फिर आता है जहांगीर का शासन, तो इसके अंदर सबसे पहले आती है प्रशासनिक नीति, यानी जहांगीर का शासन सामान्यतः शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माना जाता है। अकबर की प्रशासनिक परंपराओं का उसने संरक्षण किया और किसी बड़े परिवर्तन का प्रयास नहीं किया। जिसके अंदर न्यायप्रियता, यानी अकबर को, जहांगीर को न्याय का प्रतीक, जंजीरें, अदल के लिए जाना जाता है। लाल किले के बाहर एक बड़ी स्वर्ण श्रृंखला लगाई गई जिससे सीधे सम्राट तक न्याय की गुहार पहुंच सके। मनसबदारी व्यवस्था, उसने अकबर की व्यवस्था को यथावत रखा परंतु मनसबदारों पर कड़ा नियंत्रण रखा। राजस्व सुधारों ने उसने बड़े कोई परिवर्तन नहीं किए। प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय सूबेदारों एवं उसके उचित नियंत्रण किया गया। महावत खान और अली कुली खान जैसे कुशल सेनापतियों ने साम्राज्य की शक्ति और ज्यादा बढ़ा दी। फिर आता है धार्मिक नीति, तो जहांगीर की धार्मिक नीति अकबर से थोड़ी भिन्न थी परंतु सहिष्णु थी। वह सुन्नी मुस्लिम था परंतु हिंदुओं जैसे जैन, ईसाइयों के प्रति उदार दृष्टि रखता था। क्या रखता था? उदार दृष्टि। सूफी संतों और हिंदू साधुओं के प्रति सम्मान रखता। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिए जाने की घटना उसके शासन की एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना मानी जाती है। उसने कोई कट्टर धार्मिक नीति लागू नहीं की बल्कि शासन के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया था। फिर तीसरा पॉइंट था विदेश और सैन्य नीति, यानी जहांगीर के शासन में अधिकांश समय विद्रोह और सीमांत युद्धों में बीता था। मेवाड़ युद्ध, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच संघर्ष हुआ। 1615 की संधि से मेवाड़ का युद्ध समाप्त हुआ और दोनों पक्षों को सम्मानजनक समाधान मिला था। कांगड़ा विजय, मुगलों ने कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार किए। कंधार समस्या, सतवी शासकों के साथ उसके समय में कंधार का मुद्दा अनसुलझा रहा। खुर्द, काबुल, दक्कन और बंगाल में भी अभियान चलाए गए थे। फिर आता है नूरजहां का प्रभाव। क्या था? नूरजहां, मेहरुनिसा। तो जहांगीर के शासनकाल की बड़ी विशेषता नूरजहां का राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है। नूरजहां मंडली का केंद्र बनी
और कई प्रशासनिक निर्णयों का उसका प्रभाव माना जाता है। उसने दक्कन राजपूत नीति व्यापार नीति में अपना योगदान दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्रशासन में उसकी बढ़ती शक्ति ने साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को जटिल बना दिया, यानी कठिन बना दिया था। फिर आता है जहांगीर की कलात्मक उपलब्धियां। जहांगीर का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग माना जाता है, विशेष रूप से चित्रकला के विकास के लिए। अब बात करें अगर चित्रकला का विकास की, तो जहांगीर को चित्रकला का गहरा प्रेम था। उसने कलाकारों को संरक्षण दिया। चित्रकला में प्राकृतिकता यथार्थवाद और सूक्ष्म का बढ़ावा मिला। इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखें तो प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण, जिसमें पक्षियों पशु फूलों पशुओं पेड़ों आदि की सजीव छवियां बनाई गई। यथार्थवाद और पोर्ट्रेट कला, चित्रों में चेहरे की भाव भंगिमा मनोभाव का यथार्थ चित्रण हुआ। यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके अंदर जेसुइट मिशनरियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकला प्रकाश छाया परिप्रेक्ष्य का प्रभाव पशु पक्षी आधारित चित्रकला जहांगीर की विशेष पहचान मानी जाती है। उस समय के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात करें, उस्ताद मंसूर प्राकृतिक चित्रण का महान कलाकार था। आबिद बिशनदास मनोहर गोवर्धन हासिम ये भी उसके कलाकार थे। उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया डोडो पक्षी का चित्र विश्व विख्यात माना जाता है। कौन सा था? डोडो पक्षी। फिर आता है वास्तुकला और निर्माण। तो उस समय जहांगीर स्वयं वास्तुकला निर्माण का प्रवा योजनाकार नहीं था, परंतु उसके काल में कई महत्वपूर्ण स्मारक बने। इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। उसे मुगल कला का प्रथम संगमरमर स्मारक माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की जगह संगमरमर का उपयोग बढ़ा था इसके में। और फिर आता है पियत्रा ड्यूरा, यानी जड़ाऊ कला का विकास इसी काल में अधिक हुआ, जिसमें संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की नक्काशी की जाती है। फिर आता है तीसरा साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी या जहांगीरी नामा लिखी। ये पुस्तक राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ प्रकृति पशु प्रेमियों और कला के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। फारसी साहित्य और विद्वानों को प्रोत्साहन से और भी ज्यादा मिलता। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को अच्छे से लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसकी PDF आपको अगर मैसेज करते हो हमारे दिए गए नंबरों पर या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए या टेलीग्राम चैनल कहीं पर भी जुड़े होते तो आपको PDF की जानकारी मिल जाती है। जल्दी से PDF को ले ले और अच्छे से इस आप क्लास को पूरा देखें। फिर आता है सिक्का प्रथा और सांस्कृतिक प्रतीक। तो जहांगीर के शासन में मुद्रा निर्माण कला भी उन्नत हुई थी। सिक्कों पर सूक्ष्म चित्रांकन राशि चक्र के चिन्ह और जहांगीर के विविध शीर्षक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उसने कला को प्रशासनिक प्रतीकों के माध्यम से भी बढ़ावा दिया। जहांगीर का शासन मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक निरंतरता और सांस्कृतिक कलात्मक उत्कर्ष का महत्वपूर्ण काल था। यद्यपि राजनीतिक रूप से वे अकबर जितना मजबूत और औरंगजेब जितना कठोर नहीं था, परंतु संस्कृति चित्रकला और सौंदर्य बोध के क्षेत्र में उसका योगदान अद्वितीय देखने को मिलता है। प्राकृतिक चित्रण पोर्ट्रेट कला जड़ों वास्तुकला और संगमरमर निर्माण शैली का विकास जहांगीर युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसी प्रकार जहांगीर का काल मुगल काल का स्वर्ण अध्याय कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके लिए 12 नंबर। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला एवं प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। शाहजहां के काल 1628 से 1658 को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसकी कला सौंदर्य प्रियता भव्यता और नक्काशी की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला आता है श्वेत संगमरमर का व्यापक उपयोग, यानी शाहजहां ने स्थापत्य में लाल पत्थर के स्थान पर सफेद संगमरमर को प्रमुखता दी थी। इससे इमारतों में कोमलता चमक और सौंदर्य का भाव उत्पन्न हुआ था। ताजमहल इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। दूसरा गुंबद मेहराब और चौखुंट वास्तु योजना का विकास हुआ, यानी उसकी इमारतों ने ऊंचे गुंबद बहुपट्टी मेहराबें मीनारें तथा सममितीय योजना का अद्वितीय उपयोग मिलता है और सब भवनों में दाएं और बाएं का संतुलन समान रखा गया। यानी जो इसकी जो विशेषताओं की अगर बात करें तो एक तो वास्तु योजना है, चाहे सफेद संगमरमर है या कोमलता मिलती है चमक मिलती है सौंदर्य का भाव आता है, वो सब इसके संगमरमर के अंदर देखने को मिलता है। फिर तीसरा नक्काशी जड़ों और पित्रता डूरा। तो इस काल में फूल पत्तियां लताओं ज्यामितीय आकृतियों और कीमती पत्थरों की जड़ाई वाली पियत्रा ड्यूरा कला का अद्भुत विकास हुआ। और फिर आता है जल उद्यान और खुले चबूतरे, यानी चार बाग शैली को अंतिम रूप मिला। चाहे फुवारे जल मार्ग मंच खुले मंडप
स्वास्तु सौंदर्य। अब आती है प्रमुख स्थापत्य कृतियां, जिसके अंदर ताजमहल आगरा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रेम स्मृति, संगमरमर, गुंबद, हल्की नक्काशी और मीनारों का अद्भुत संगम देखने को मिला। दूसरा, लाल किला दिल्ली, लाल पत्थर से निर्मित विशाल दुर्ग, मोती मस्जिद एवं दीवाने खास प्रमुख इसके आकर्षण माने जाते हैं। तीसरा, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक मानी जाती है, जिसका नाम क्या है, जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। फिर है मोती मस्जिद, जो कि आगरा की है। तख्त ए ताउस, शालीमार बाग, लाहौर आदि इसके श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर आता है शाहजहां के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। पहला है केंद्रीकृत और सुदृढ़ शासन। शाहजहां ने अकबर की प्रशासनिक प्रणाली को स्थिरता दी। केंद्रीय शासन, प्रांतों की व्यवस्था, दीवान वजीर और अन्य विभागों का प्रभावी संचालन प्रस्तुत किया। फिर दूसरा है मनसबदारी प्रणाली की पुनर्संगठन। तो मनसबदारों की संख्या और वेतन पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया गया। जागीर व्यवस्था पर निगरानी कड़ी रखी गई ताकि भ्रष्टाचार और किसानों का शोषण कम हो। तीसरा है शांति एवं समृद्धि का युग। तो शांति एवं समृद्धि का युद्ध, उसके समय अधिकांश क्षेत्र शांत रहे, व्यापार और उद्योग फले फूले। यूरोपीय व्यापारी, विशेष अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, जिससे आर्थिक जीवन समृद्ध देखने को मिला था। अगला है न्याय एवं कानून व्यवस्था। शाहजहां न्यायप्रिय शासक माना जाता है। चोरी, हत्या, विद्रोह के मामलों में कठोर दंड दिए जाते, शरिया कानून का पालन सुनिश्चित किया जाता। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो अकबर की नीति इसी पर आधारित थी, और जिसके अंदर भूमि मापन, कृषि उत्पाद, लगान की दरें प्रणाली आगे चलती रही और सुरक्षा को ध्यान दिया गया। सैन्य शक्ति का भी विस्तार हुआ, जिसके अंदर हमें दक्षिण भारत का, चाहे दक्कन का, बल संबंध का ताकि क्षेत्रों पर अभियान चलाए गए, ताकि इन अभियानों पर अत्यधिक खर्च हुआ और इससे वित्तीय संभाव भार बढ़ा। फिर इसका निष्कर्ष, तो शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध, शांतिपूर्ण और कलात्मक रूप से उन्नत काल था। स्थापत्य कला में जहां उन्होंने विश्व स्तरीय निर्माण किए, वहीं प्रशासन में अकबर की परंपराओं को और अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस काल में भारत की सांस्कृतिक विरासत को अनूठी ऊंचाइयां प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिण भारत की नीति एवं उसके राजनीतिक सैन्य अभियानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अगर इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो आता है औरंगजेब 1658 से 1707 एक कट्टर सुन्नी इस्लामी शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? कट्टर सुन्नी इस्लामी शासक। उसकी धार्मिक नीति को लेकर इतिहास में प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलती है। पहला है टॉपिक इसका, धार्मिक कट्टरता के पहलू। तो जजिया कर की पुनर्स्थापना, जो कि 1679 के अंदर अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया। इससे गैर मुस्लिम जनता, विशेषकर हिंदुओं में असंतोष बढ़ा। मंदिरों का विध्वंस कर नए निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। कुछ विद्रोहियों के समर्थन वाले मंदिरों पर कार्रवाई की गई, जैसे काशी विश्वनाथ, केशवराय मंदिर आदि पर कार्रवाई से राजपूतों एवं जनता में नाराजगी फैली। तीसरा है गैर सुन्नियों पर कठोरता, यानी शिया, सूफियों जैसे अन्य मुस्लिम जो पंथ होते उस पर नियंत्रण करता, ये दमन भी करता था और उनका क्या करता, हास भी करता है, उनको नुकसान भी पहुंचाता। एक संगीत पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कार्रवाई सांस्कृतिक करीम से बहुत नकारात्मक, ये इसको बहुत एलर्जी मानी जाती है। फिर आता है धार्मिक नीति के सकारात्मक उदार पक्ष। तो कई मंदिरों को संरक्षण दिया। इतिहास में प्रमाण मिलता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को जमीनें और अनुदान भी दिए थे, जिसके अंदर धार्मिक नीति पूर्णतः असहिष्णु नहीं थी, अपितु राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित थी। धर्म के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों में भेदभाव नहीं। उसके शासन में बड़ी संख्या में हिंदू मनसबदार अधिकारी भी रहे थे। आलोचनात्मक निष्कर्ष की अगर बात करें तो औरंगजेब की धार्मिक नीति ने साम्राज्य की सामाजिक धार्मिक एकता को कमजोर किया, राजपूतों, जाटों, सिखों एवं मराठों में विद्रोह को बल दिया और मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा बढ़ता है दक्षिण भारत की नीति, दक्कन पॉलिसी। तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत अभियान उसकी शासन नीति का सबसे लंबा और जटिल अध्याय है। दक्षिण नीति के प्रमुख उद्देश्य बीजापुर और गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य में मिलाना, मराठों के उभार को नियंत्रण करना, दक्षिण के व्यापार और धन संपदा पर अधिकार करना, बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय करना, यानी बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 कठोर सैन्य अभियान से अधीन कर लिया। विनाश से दक्षिण में राजनीतिक संतुलन बिगड़ा और मराठों के विस्तार को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। फिर आता है मराठों के विरुद्ध नीति। तो शिवाजी की प्रतापगढ़ विजय के बाद मराठे शक्तिशाली हो गए और औरंगजेब ने उनके विरुद्ध 27 वर्षों तक निरंतर युद्ध चलाया, 1680 से लेकर 1707 तक। संभाजी की हत्या 1689 में संघर्ष को और तीखा बना दिया। मराठे गुरिल्ला युद्ध करते रहे, मुगल सेना को थकाते रहे। फिर आती है दक्षिण
दक्षिण नीति की विफलताएं। 27 वर्षों का युद्ध मुगल सैन्य शक्ति को थका दिया, उत्तर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई, राजकोष खाली हुआ, मराठे और भी शक्तिशाली बन गए और बाद में मुगल सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए थे। फिर आता है राजनीतिक सैन्य अधिकारों अभियानों का मूल्यांकन। तो इसके अंदर आपको जाट विद्रोह 1689 से 1669 से 1688 भरतपुर क्षेत्र में मुगलों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। सिखों का विद्रोह गुरु तेग बहादुर का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह के काल में संघर्ष तीव्र हुआ। राजपूत विद्रोह मारवाड़ है से मेवाड़ है, उसमें औरंगजेब की नीतियों से तनाव मिला। असम, बंगाल, अफगान विद्रोह जैसी सीमांत क्षेत्रों में क्या मिली इसको, अशांति बढ़ी। फिर आता है सैन्य नीतियों की कमियां, अत्यधिक केंद्रीकरण, लंबे युद्धों से सेना का मनोबल गिरा, घुड़सवार सेना और तोपखाने का पुराना ढांचा और युद्धों में भारी खर्च। फिर आता है अभियान अंततः असफल क्यों हुए, तो रणनीतिक दृष्टि का अभाव था, स्थानीय शक्तियों को साथ नहीं लेना, अनावश्यक धार्मिक कठोरता, आर्थिक संकट आना, सेना का थक जाना, प्रशासनिक ढांचा कमजोर होना। अगर इसके समग्र मूल्यांकन की बात करें तो औरंगजेब का एक कठोर, प्रतिनिष्ठ और परिश्रमी शासक था, पर उसकी धार्मिक असहिष्णुता, दक्षिण भारत की लंबी और खर्चीली नीति तथा अनेक मोर्चों पर सैन्य संघर्ष मुगल साम्राज्य के पतन में निर्णायक साबित हुए थे। उसकी नीतियों से राजपूतों, मराठों, जाटों, सिखों जैसे शक्तिशाली समूह मुगल सत्ता के विरुद्ध में खड़े हुए। दक्षिण भारत में उसके अभियान सफल तो हुए पर स्थायी समाधान नहीं दे पाए। उसकी मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से टूटने लगा। इस प्रकार औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने की बजाय उसके विक्षेप, थकान और पतन का कारण बनी, इसकी तरह से मानी जाती है। इसके कुछ बड़े वाले क्वेश्चन आपको पीडीएफ में अच्छे से देखने को मिलेंगे, क्योंकि समय को कम देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि आप अच्छे से पीडीएफ के अंदर पढ़ लेना। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नोत्तर वाले, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, फारसी तुर्की ग्रंथ जैसे तबकात नासिरी, यात्रा वृत्तांत, मिनाज उस सिराज, अल बरूनी तथा पुरातात्विक साक्ष्य प्रमुख स्रोत इसके माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि अल बरूनी का महत्व क्या है? अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद भारत के समाज, धर्म, राजनीति और संस्कृति का वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करती है। तीसरा प्रश्न है, तुर्कों की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? तुर्कों की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? तो भारत की राजनीतिक असंगठित स्थिति, तेज घुड़सवार सेना, धनुर्विद्या में कौशल तथा तुर्कों की रणनीति उसकी सफलता के प्रमुख कारण थे। दूसरी कई के अंदर पहला प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख उपलब्धि लिखो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया। वह लाख बख्श कहलाया था। क्या कहलाया था? लाख बख्श। अगला पांचवा प्रश्न है, इल्तुतमिश का सिक्का सुधार क्या था? तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल जारी किया, जिससे मुद्रा व्यवस्था संगठित हुई थी। चालीसा क्या है? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्की अभिजातों का एक शक्तिशाली समूह है, जिसे तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? तो सेना को कम वेतन पर बनाए रखना तथा मूल्य वृद्धि को रोकना। इसी के लिए उसने बाजार नियंत्रण स्थापित लागू किया था। दाग और चेहरा प्रणाली क्या थी? अगला प्रश्न क्या है? दाग और चेहरा प्रणाली क्या थी? तो घोड़ों पर दाग लगाकर सैनिकों का चेहरा पंजीकृत कर सेना में धोखाधड़ी रोकने का प्रयास करना, यह अलाउद्दीन की सैन्य सुधार नीति का एक पक्ष था, प्रणाली थी। मोहम्मद बिन तुगलक की 3 प्रमुख नीतियां लिखिए। टोकन पर मुद्रा, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, दुआब में कर वृद्धि। अगला 10वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का एक प्रमुख कार्य लिखे। तो उसने सिंचाई व्यवस्था सुधारने हेतु नहरों का निर्माण कराया तथा जजिया कर पुनः लागू किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसकी पराजय के बाद 1526 पानीपत का युद्ध सल्तनत काल का अंत माना जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पीवाईक्यू आधारित है, जो पिछली परीक्षाओं के अंदर 2022, 23, 24 में पूछे गए और इस बार निश्चित रूप से आपको यहां से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बड़े प्रश्नों के साथ साथ छोटे प्रश्न भी आपको दे रहा हूं। आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो प्ले अच्छे से, वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और क्लास आगे जाती है। अगला 12वां क्वेश्चन, बाबर की विजय के प्रमुख कारण क्या थे? तो तोपों का उपयोग करना, उत्तम सैन्य संगठन, घुड़सवार सेना की श्रेष्ठता तथा भारतीय पक्ष की असंगठित स्थिति होना।
अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं की मुख्य उपलब्धि बताइए। तो हिंदाल और अस्करी को संगठित किया, शेरशाह के बाद पुनः मुगल सत्ता को स्थापित करना इसकी प्रमुख उपलब्धि था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का प्रशासन क्यों प्रसिद्ध है। उसने सड़कों का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड, एक रूप कर व्यवस्था, मुद्रा सुधार और सराय व्यवस्था लागू की थी। अगला मनसबदारी प्रणाली क्या है। तो मुगल सैन्य प्रशासनिक पदानुक्रम जिसमें पद जत, जात और सवार पर आधारित होते, जत नहीं है जात है, तो जिसमें जात और सवार पर आधारित होता। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की सुले कुल क्या है। तो अकबर द्वारा चलाई गई उदार धार्मिक नीति जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया जाना, और यह होती है सुले कुल की नीति। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर की न्याय नीति क्या कहलाती थी। जहांगीर की जो न्याय नीति, तो जंजीर ए अदालत जाही, किले से बाहर न्याय की घंटी जिसमें जनता सीधे बादशाह को अर्जी दे सकती थी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां को स्थापत्य का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें संगमरमर का अधिक उपयोग होना इसीलिए कहलाती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः क्यों लगाया गया था। तो धार्मिक रूढ़िवादिता, राजस्व प्राप्ति तथा इस्लामी नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए लागी गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन, मुगल पतन के दो कारण लिखिए। कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक भार, निरंतर युद्ध, जागीर संकट। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, जाबती क्या है या जाबती प्रथा क्या है। तो मुगल काल की भूमि मापन पर आधारित कर निर्धारण पद्धति जिसे अकबर के समय टोडरमल ने विकसित किया था, यह थी जाबती प्रथा। 22 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, चावल, नील, अफीम आदि हमें देखने को मिलती है, या आप इस प्रकार की फसलें लिख सकते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, राका शब्द का अर्थ क्या था। राका शब्द का अर्थ क्या है, या मुगल वित्त विभाग की वह इकाई जो जागीरों से प्राप्त राजस्व की जांच करती। मुगल काल की प्रमुख उद्योग लिखिए। मुगल काल के प्रमुख उद्योग लिखिए। तो वस्त्र उद्योग, मलमल, रेशम, धातु कर्म, कागजी या दरी, जहाज निर्माण, वस्त्र उद्योग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में सराय का क्या महत्व था। तो यात्रियों, व्यापारियों व दूतों के ठहरने की जगह व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देना मुगल काल में सराय का महत्व था। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में विदेशी व्यापार के मुख्य केंद्र कौन थे। तो मुगल काल में विदेशी केंद्र थे, एक तो था सूरत, दूसरा कंधार, बंगाल, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा। तो आपको चारों केंद्र याद रखना है, सूरत, कंधार, बंगाल, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, जागीरदारी संकट क्या था। पर्याप्त जागीरों के अभाव से मनसबदारों में असंतोष, राजस्व की कमी, इससे मुगल सत्ता कमजोर और ज्यादा पड़ गई थी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, मुगल समाज के चार प्रमुख वर्ग लिखिए। उच्च कुलीन वर्ग, मनसबदार, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, शिल्पी वर्ग। तो कौन कौन से वर्ग थे। उच्च कुलीन वर्ग जो कि मनसबदार थे, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और शिल्पी वर्ग। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल की मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित थी। चांदी के रुपए, सोने के अशरफी और तांबे के दम पर आधारित थी। किस पर आधारित थी मुगल काल की। एक तो चांदी का रुपया, सोने के अशरफी और तांबे के दम पर आधारित थी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में कला संस्कृति का विकास कैसे हुआ। तो चित्रकला, मिनिएचर, स्थापत्य, ताजमहल, किला, संगीत, साहित्य, फारसी साहित्य, निरीक्षणालय, इनसे संस्कृति समृद्ध मानी जाती है। तो ये थी क्लास आपके लिए विद्यार्थियों अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे बड़े वाले क्वेश्चन, चाहे लघु उत्तरात्मक हो या दीर्घ उत्तरात्मक हो, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े जैसे 4 से 5 क्वेश्चन जो आप पीडीएफ के अंदर अच्छे से कवर कर लेना, और छोटे वाले मैंने जो 30 क्वेश्चन है लगभग आपको यहां से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से मिलेंगे। अब आपको चाहे कोई भी क्लास है, चाहे आपके लिए भूगोल की क्लास है, राजनीति की क्लास है, हर प्रकार की क्लास आपके लिए आएगी। और आप इसी चैनल से जुड़े रहना, और वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लास भी मिल जाएगी। बस आप पीडीएफ ले, अब चाहे इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है, चाहे भूगोल की है, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी लिटरेचर है, या हिंदी साहित्य, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, हर प्रकार की आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या हमारे जो नंबर दे रखे हैं उसके माध्यम से आप ले रखे हो। ये नंबर आपको दे रखे, आप इन पर अच्छे से मैसेज कर सकते हैं, या जो YouTube के आप क्लास देख रहे हैं इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे रखी है, देखो एक,
चाहे कमेंट सेक्शन में जाओ या आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, या आप सीधे नंबरों पर मैसेज करोगे तो आप चाहे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं पर भी, तो आपको पीडीएफ के लिए वहां से उपलब्ध हो जाएगी। बस आप हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप ऐसे ही मेहनत करते रहे और आपकी क्लास ऐसे ही देखते रहे, और विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये क्लास, मेरी आवाज आ जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।